हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं कश्मीर सिंह यादव आपके लिए लेके आया हूँ आज 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन और उनका विश्लेषण। चलिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और पढ़िए आज के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काम आएंगे। देखिए, आज का सुविचार क्या है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। आप विचार करिए, बाहर और भीतर क्या है इसकी परिभाषा। बाहर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी भलाई कर रहा है, कोई किसी ने आपको ताना दिया है। हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर आपको गाली दे रहा है तो आपको कुछ दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है। ध्यान रहे, अगर दूसरों के कारण आप दुखी और दूसरों के व्यवहार के कारण आप सुखी होते हो तो आप कितने कमजोर हो कि आपका सुख और दुख दूसरों पर निर्भर करता है। आप अपनी इच्छाओं के मालिक स्वयं हो। आप जब दुखी होना चाहें तब दुखी हो, जब सुखी होना चाहें तब सुखी हो। मतलब आपके संपूर्ण आनंद, आपका संपूर्ण ऐश्वर्य आपके अंदर निहित है। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर के आनंद को आपसे छीन सके। जिस दिन आपने इतना मजबूत अपने आप को कर लिया, समझ लेना कि उस दिन आप इस दुनिया में सारे आनंद को, सारी शक्ति को, सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का। अंधता निवारण सप्ताह किस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंधता, अंधापन जो होता है का निवारण करने के लिए सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। पता है तो कमेंट करें, कमेंट जरूर किया करें। और 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को तो सही आंसर है 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, अंत निवारण सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाई ये कौन मना रहा है तो उसको देखें आप जरा गौर से कि भारत सरकार हर साल 1 से 7 अप्रैल तक अंधापन रोकथाम सप्ताह आयोजित करती है। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है कि वो प्रतिवर्ष 1 से 7 अप्रैल के बीच में अंधता, जो व्यक्ति अंधे हो गए हैं, अब अंधेपन के अनेक कारण हो सकते हैं। कोई जन्मांध होता है, कोई एक्सीडेंट आदि के कारण अंधा हो जाता है, किन्हीं व्यक्तियों में किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विभिन्न प्रकार के नेत्र संबंधी रोग हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, या फिर किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में भेड़ापन भी आ जाता है। तो इस प्रकार से लोगों को हम जो है जागरूक कर पाएं, जिसका उद्देश्य अंधापन को बढ़ावा देना और अब रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना, कि अंधापन जो है वो घट पाए। और इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस बार से कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों का समर्थन करना है। भाई उनको भी समाज में जीने का हक है। उनके लिए आप जानते हैं एक ब्रेल लिपि आती है जिसमें 6 पॉइंट होते हैं। लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी, जिसके साथ से बच्चे पढ़ सकते हैं। और आँखों की देखभाल सेवाओं तक पहुँचाओं को बढ़ावा देना, कि जैसे कि आँखों की देखभाल के बारे में लोग जागरूक हो सकें, चिकित्सा वहाँ तक चिकित्सक भी पहुँच सकें। भारत सरकार सप्ताह के कार्यक्रम में कई उत्पादकों को शामिल करने का आयोजन करती है जो अंधापन का कारण बनते हैं। इसके बारे में और फैक्ट देखते हैं। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी। ये कब से, 1960 में नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर के संस्थापक संरक्षक थे उस समय 1960 में। प्राइवेट ब्लाइंडनेस ने 2022 को बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया है। नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस विजन को हासिल रिपोर्ट बच्चों की दृष्टि और नेत्र स्वास्थ्य वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दों का एक स्नैपशॉट और अंधता को रोकने में नेत्र स्वास्थ्य NCCVEH के अनुसार दृष्टि बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई जब देख पाएगा तभी बच्चे का ज्ञान में वृद्धि होगी, चाहे तो शारीरिक रूप से फिट हो या संज्ञानात्मक मतलब मानसिक रूप से हो, या सामाजिक, समाज में उसकी सामाजिक लक्षणों को, जैसे कि भाईचारा, आपसी सहयोग, ये सब सामाजिक लक्षण कहलाते हैं। फिर भी 5 में से एक छोटे बच्चे में अज्ञात दृष्टि विकार होता है, जो हमें मालूम नहीं चलता, फिर उसे हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस हो, वो लाल और हरे रंग में अंतर न कर पाता हो। ये जेनेटिक बीमारी है
जो बच्चों माँ बाप से आती है। इसके अतिरिक्त अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों की दृष्टि विकारों की वार्षिक आर्थिक लागत लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर है। मतलब एक वर्ष में बच्चों के अंधेपन को दूर करने के लिए या इस समस्या से निपटने के लिए अकेले अमेरिका में एक साल में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्चा होता है। हालांकि हम इतने अमीर देश नहीं है कितना खर्चा कर पाए, पर हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में मेगा अडानी के मेगा कॉरपोरेशन प्लांट ने किस राज्य में कारोबार शुरू किया है? अगर अडानी जो है आजकल बड़े चर्चाओं में रहते हैं, वैसे आप जानते हैं भारत के बहुत बड़े जो है व्यापारी हैं अडानी अंबानी, और मोदी जी का इनके साथ होने का आरोप लगता रहता है। तो अडानी मेगा कॉरपोरेशन प्लांट की स्थापना किस राज्य में हुई है? ये क्वेश्चन है। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। आपको मालूम है तो आप बताएं सही आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर है डी, गुजरात। ज़्यादातर अडानी जी के प्लांट, या अभी हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं जो करंट अफेयर्स में अडानी से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं, संगठन, बहुत सारे जो है संयंत्र, कारखाने, वो गुजरात में स्थापित हो रहे हैं ज़्यादातर। अदानी ग्रुप ने गुजरात में मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान अम्बेडकर प्लांट के पहले चरण की शुरुआत की है। कच्छ कॉपर के स्वामित्व वाली यह सुविधा आपके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कम करने और ऊर्जा संरक्षण का समर्थन करने में मदद करेगी। पहले चरण में 0.5 मिलियन टन प्लास्टिक के टुकड़ों का उत्पादन जारी रहेगा। ये मतलब एक बहुत बड़ा प्लांट डाल रहे हैं, मेगा कॉरपोरेशन प्लांट है इसका नाम, जो कहाँ पे डाल रहे हैं अडानी जी? गुजरात में डाल रहे हैं। अदानी पावर लिमिटेड अडानी समूह की कंपनी है जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन संबंध परियोजना लगाती है। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। अदानी पावर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल में मार्केट में ई मार्केट प्लस एक कंपनी है, ई मार्केट प्लस ने कितने लाख करोड़ का जीबीएम हासिल किया है? इतना ये मुनाफे की कंपनी बन गई है। ई मार्केट प्लस कितना मुनाफा उसने इस साल प्राप्त किया? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। ई मार्केट प्लस। तो आप बताएं अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। सही आंसर इसका क्या है? डी, 4 लाख करोड़ रुपए का इस वर्ष उसने मुनाफा कमाया है ई मार्केट प्लस कंपनी ने। ई मार्केट प्लस ने उल्लेखनीय वृद्धि आकलन किया, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल वाणिज्यिक मूल्य, यानी पूरी कंपनी की वैल्यू, सकल वाणिज्यिक मूल्य दुगना बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गया है। सीईओपी के सिंह ने इसके जो सीईओ हैं पीके सिंह, इस ई मार्केट प्लस के जो सीईओ हैं कौन है? पीके सिंह ने विस्तार की परिभाषा की घोषणा की, जिसमें उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए पोर्टल खोलना और अपनी सेवाओं को प्राप्त करना भी शामिल है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी ने जो है, इस कंपनी ने ई मार्केट प्लस जिसके सीईओ पीके सिंह हैं ने इस वर्ष 2023-24 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें अपना सकल वाणिज्यिक मूल्य लगभग डबल कर लिया। पहले ये 2 लाख करोड़ हुआ करता था, अब वो कितना हो गया? 4 लाख करोड़ हो गया है। ये है भैया जीबीएम मार्केट प्लस कंपनी। वर्तमान में सरकारी विभागों, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए लेन देन की अनुमति है। दुनिया भर में इस तरह के मंचों की सूची में दक्षिण कोरिया का शीर्ष पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर आ जाता है और भारत का जीईएम तीसरे स्थान पर आता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में ही कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? भारत की तो बहुत सारी मिस यूनिवर्स हैं, सुष्मिता सेन भी मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। इस बार ऐसा कौन सा देश है? अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम देशों में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा पाबंदी होती हैं, हिजाब वगैरह, तो इसलिए वो महिलाएं ऐसे खेल प्रतियोगिताओं में जिसमें अंग प्रदर्शन भी शामिल होता है, और खासतौर पर बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए सऊदी अरब में तो पहले मतदान की महिलाओं को भी अनुमति नहीं थी, और अब तो महिलाओं को जो है वहाँ पर भी धीरे धीरे जो है लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान में पिछली बार हिजाब पर बड़ा विवाद हुआ था, ईरान में महिलाओं ने हिजाब ना पहनने की घोषणा की थी। तो अभी ये कह रहे हैं कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कौन सा देश पहली बार हिस्सा ले रहा है? अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर क्या है? सऊदी अरब है। क्या है सही इसका आंसर? सऊदी अरब। सऊदी अरब आप जानते हैं मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब। सऊदी अरब की 27 साल के मॉडल और प्रभावशाली रूमी
अलका हतानी के ग्राफिक्स घोषणा की है कि वह देश में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने होने जा रही हैं। अलका हतानी का जन्म रियाद में हुआ था। ये अलका हतानी जो है इसमें भाग लेंगी। अलका हतानी का जन्म रियाद में हुआ था और उन्होंने सबसे पहले मिस सऊदी अरब, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और मिस वुमन का खिताब जीता था। वह मिस यूनिवर्स यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब एम्पायर की ओर से सऊदी अरब साम्राज्य की तरफ से क्या है उपस्थित होंगी। कहने का मतलब है कि भाई सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और सऊदी अरब की जो है महिला हैं खातून, क्या है इनका नाम, अलका हतानी, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मैक्सिको में होगा। ये भी आप याद कर लेना, ये कहाँ पर होगा, 24 में मैक्सिको में होगा। इस वर्ष मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा। खलीज टाइम के अनुसार रियाद में जन्मी अलका हतानी कई वैश्विक प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले मलेशिया में मिस एंड मिसेज ग्लोबल एशियन में भी शिरकत की थी। यानी मलेशिया में जो कार्यक्रम हुआ था मिस एंड मिसेज ग्लोबल एशियन में, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। किसने, सऊदी अरब की अलका हतानी। ठीक है, चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि मुस्लिम देश की महिलाएं और खासतौर पर सऊदी अरब में जहाँ महिलाओं पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, वो भी अब ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगी हैं। अगला, अच्छा एक और ये इससे है कि क्रिस्टीना पिज्जाकोवा बनी मिस यूनिवर्स 2024। अच्छा 2024 की जो मिस वर्ल्ड कौन बन चुकी हैं, ये तो मिस यूनिवर्स का खिताब था, मिस वर्ल्ड हो चुका है 2024 का, तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज्जाकोवा ये कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं। क्रिस्टीना पिज्जाकोवा को 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई में मिस वर्ल्ड, ये भी आप याद कर लेना कि भारत के मुंबई में हुआ था इस बार मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वेरी मोस्ट हो जाता भाई कि भाई क्रिस्टीना पिज्जाकोवा जो कि कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं। भारत के मुंबई में 2024 में इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। वर्तमान में निकारागुआ की सैनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स हैं। अब आगे जो बनेगा वो देखेंगे, लेकिन वर्तमान मिस यूनिवर्स कौन है, वर्तमान मिस यूनिवर्स हैं निकारागुआ की सैनिस पलासियोस, जो वर्तमान में क्या है मिस यूनिवर्स हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल में ही ईवीएम चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जो टाटा कंपनी है उसने किसके साथ साझेदारी की है। LOCL, HPCL, BPCL, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो आप कमेंट करिए ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी, यानी कि HPCL। देश भर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आरक्षण स्टेशन स्थापित करने के लिए यानी व्हीकल को, आपकी कार, आपकी जो इलेक्ट्रिकल कार आएंगी, इलेक्ट्रिकल जो बाइक आ रही हैं उनको चार्ज करने के लिए जो है जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ऐसे क्या बनेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। उसके लिए TPEM और HPCL ने, यानी टाटा कंपनी ने और HPCL कंपनी से समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड और हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। देश भर में अपने पेट्रोल पंपों पर, यानी जो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है ना, उन सभी पेट्रोल पंप EV रिजर्वेशन स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। उन्हीं पेट्रोल पंप पर ये चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। स्थापित करने में मदद मिलेगी। पहले चरण में इस साल दिसंबर तक HPCL पंपों पर लगभग 5000 चार्जर लगाने का लक्ष्य रखा गया। यानी जितने भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पेट्रोल कॉर्पोरेशन के जो पेट्रोल पंप हैं उन पर टाटा कंपनी दोनों मिलकर के चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे जिन पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हुआ करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल में ही इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, मुंबई इंडियंस ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने, या चेन्नई सुपर किंग ने। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको ये पक्के में पता होगा क्योंकि आजकल IPL चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग में अभी तक का सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी हो गई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद या चेन्नई सुपर किंग्स। ये तो पक्के में आपको पता होगा।
तो आप उसको बताने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, हाल में ही इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? तो यही प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, सनराइजर्स हैदराबाद। क्या है? सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इतिहास रचते हुए सब लीग का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसने 20 ओवर में 270 रन बनाए हैं। ये अभी तक आईपीएल में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। अभी तक आईपीएल में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो है, अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त दी है? नहीं, जो दूसरी किस्त दी है, एक जो सहायता की है भारत ने 500 करोड़ रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी भारत ने जारी की है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। आप जान रहे हैं ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत हमेशा बड़ा भाई होने के नाते इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खित्ते में अपने पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है। तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया में से किस देश को दिए? तो सही आंसर आपको पता है तो कमेंट करें। सही आंसर से क्या है वैसे कमेंट करिए। इसे सही आंसर बता देता हूं मैं, क्या है? भूटान है। क्या है? भूटान। आपको पता होना चाहिए कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है, बहुत गरीब देश है, पहाड़ों पर स्थित देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूटान की आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए भारत को जवाबदेही दी है। भारत भूटान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी भी है, इसलिए भारत जो है, भारत ने भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने के लिए ग्यालसुंग प्रोजेक्ट में संबंधित प्रोजेक्ट जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान की 2 दिवसीय यात्रा हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने भूटान के विकास के लिए समर्थन प्रस्ताव दिया था और अगले 5 साल में इस हिमालयी राष्ट्र को, हिमालय पे जो राष्ट्र 10,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है हम देंगे। ठीक है, तो भूटान को हमने अभी हेल्प की है। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस देश में वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने वायुमंडल में जो अंतरिक्ष पर्यावरण की निगरानी करने के लिए, देखरेख करने के लिए एक सैटेलाइट, एक उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह को छोड़ा है, लॉन्च किया? रूस, जापान, चीन या श्रीलंका? अगर आपको पता है तो आप आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट जरूर करें। रूस, जापान, चीन या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चीन। क्या है सही आंसर? चीन है भैया। चीन, आप देख रहे हैं कि चीन लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहा है। जब भारत ने चंद्रयान मिशन भेजा था तब चीन ने भी उससे पहले भेजा था, लेकिन चीन का विफल हो गया। इससे पहले रूस ने भेजा था, उससे पहले चीन ने भी इस क्षेत्र में काम किया था और चीन भी लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन से आज भी आगे भारत है। भारत की सैटेलाइट क्षमता चीन से बहुत आगे है। हाल में ही चीन ने अपनी उत्तरी सांक्सी प्रांत में ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, ये उसका उत्तरी सांक्सी प्रदेश है, हमारे प्रदेश हैं, और हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उनका भी ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जहां से उपग्रह को छोड़ा जाता है, केंद्र से एक नया उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह ने पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश करने के कर लिया है और इसका उपयोग वायुमंडलीय और समुद्री पर्यावरण सर्वेक्षण, इसका काम क्या है इस उपग्रह का? ये वायुमंडल और समुद्री पर्यावरण का सर्वे करेगा, अंतरिक्ष पर्यावरण की निगरानी करेगा और आपदा रोकथाम जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी या साइक्लोन, चक्रवात, कटौती और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये चीन ने अभी ये सैटेलाइट भेजा है। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? समलैंगिक समझते हो ना, एक लड़की लड़की आपस में शादी कर लें, लड़का लड़की आपस में शादी कर लें, ठीक है, समलैंगिक। क्योंकि अभी तक ये वैध नहीं है, दुनिया भर में ये अमानवीय माना जाता है, ऐसा प्राकृतिक नहीं होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष की विवाह हो सकता है, यौन संबंध इनमें बन सकते हैं, पर चूंकि आजकल एक मनोविकार सा भी हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम गे कहते हैं, तो वो इस तरीके की मांग करते रहते हैं। वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना, मतलब ये कानूनी हो गया, अभी ये करना कोई गैर कानूनी नहीं होगा, भारत में भी गैर कानूनी है? तो सही आंसर बताएं, वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो आप कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है? बी, बी यानी कि थाईलैंड। थाईलैंड जो हमारा
पड़ोसी देश ये थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक थाईलैंड के नागरिकों को वाणिज्यिक संहिता के संशोधन करेगा और पति और पत्नी जैसे लिंग संबंधी शब्दों को पति पत्नी और व्यक्ति जैसे लिंग तटस्थ भाषा में बदल देगा। इस बिल को थाईलैंड की संसद के ऊपरी सदन ने पारित कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है ना ऊपरी सदन, ऐसे ही थाईलैंड के ऊपरी सदन ने इसे पारित कर दिया है। यानी कि थाईलैंड एक ऐसा देश बन गया जिसने समलैंगिक विवाह को, और भी देश हैं जिनमें यह कानून वैध है, पर भारत में यह अवैध है, समलैंगिक विवाह को भी मान्यता नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉल कौन बने हैं? लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? विजय छेत्री, प्रतीक जोशी, समर्थन मित्तल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप बताएं, विजय छेत्री, प्रतीक जोशी, समर्थन मित्तल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है कमेंट करिए। सही आंसर इसका मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है क्या? ए, ये यानी कि विजय छेत्री। विजय छेत्री के नाम आपने सुना होगा, ये भारत के फुटबॉलर हैं और हाल में ये लैटिन अमेरिकी क्लब में हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉल विजय छेत्री बने हैं। युवा भारतीय फुटबॉलर विजय छेत्री ने इंडियन सुपर लीग की ओर से चेन्नई एफसी से साल के अंत तक उरुग्वे स्थित कोलन एफसी में शामिल होने के लिए रण कदम पूरा कर लिया है। इस स्थानांतरण के साथ विजय लैटिन अमेरिकी क्लब के साथ पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए। यानी कि ये जो हमारा लैटिन अमेरिकी क्लब है फुटबॉल का, उसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है और अब उसकी तरफ से दुनिया में खेलेंगे। क्योंकि फुटबॉल जैसे गेम में भारत की इतनी ज़्यादा ख्याति नहीं है। भारत में बाईचुंग भूटिया, ये विजय छेत्री जैसे कुछ खिलाड़ी होते रहे हैं और विश्व में फुटबॉल के मामले में भारत की स्थिति अभी बहुत ही छोटी है। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अभी हमने 2 नए कोर्स लॉन्च किए हैं हिंदी साहित्य का। अगर आप वर्ग 2 हिंदी साहित्य देना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। उसकी लाइव डेमो क्लास अभी चल रही है यूट्यूब पर, कल भी थी, आज भी थी, आज भी होगी। अभी 3 दिन तक हम डेमो क्लास देंगे। और महिला सुपरवाइजर जिसकी वैकेंसियाँ लगभग आप समझ सकते हैं कि व्यापम की जो है पूरा कैलेंडर है उसमें डली हुई है, तो उसको भी आप जो है उसका बैच भी हमारा शाम को 4 बजे चल रहा है और उस बैच की भी डेमो क्लास लाइव चल रही है शाम को, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके काम का है तो आप उस कोर्स को हमारे एप्लीकेशन पर जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमने बैच रखा है, मात्र 499 में ये दोनों बैच उपलब्ध हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य बैच भी हैं जो आपके लिए जो सूटेबल है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए करंट अफेयर्स पढ़िए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।